नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन एक पॉलिटी की श्रृंखला चला रहे हैं जिसके अंदर अपन पॉलिटी के टॉप 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि अगर बच्चा ईमानदारी के साथ इन 500 क्वेश्चन को कवर कर लेता है, पॉलिटी में वो कोई सा भी एग्जाम देगा तो उसके सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ तक कि वो यूपीएससी सीएससी का भी एग्जाम देगा तो इससे बाहर उसको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सर ऐसा कैसे संभव है? ऐसा इसलिए संभव है, इन 500 क्वेश्चन को क्वेश्चन मत समझो, ये 500 हेडिंग समझो। प्रत्येक हेडिंग में से मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ और उस क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस में उस हेडिंग का पूरा विवरण दे देता हूँ। तो 500 हेडिंग तो पॉलिटी में वैसे ही बनती है, तो 500 क्वेश्चन के माध्यम से अपन कंप्लीट पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। तो पॉलिटी को लेकर आप नो टेंशन रहो। एक बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा है, उसके कल 2 कमेंट आए थे। पहला कमेंट था कि सर ये 500 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड करवा दो, बिल्कुल सह सम्मान में आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। उसका दूसरा कमेंट था कि सर ये 500 क्वेश्चन कवर करवाने में आपको 500 क्लास लग जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 18 क्लास लग सकती है, मिनिमम 15 क्लास, मैक्सिमम 18 क्लास के अंदर मैं इसको कवर करवा दूंगा। 2 फरवरी को आपका आरएस का एग्जाम है, उससे पहले मैं इसको कवर करवा दूंगा और इसके साथ में पिछले 7 महीने का करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे भी कवर करवा दूंगा। और बताऊं, लेकिन आप थोड़ा कमेंट करते टाइम अपने लहजे का थोड़ा ध्यान रखा करो। मेरे दिलो दिमाग में आपके प्रति जितना सम्मान है, मैं चाहता हूं कि आपके दिलो दिमाग में भी उतना ही सम्मान रहे। ठीक है, ये कोई चीज़ होती है कि 500 क्वेश्चन है आप 500 क्लास में भी नहीं करवा पाओगे, ये टोंट नहीं देनी चाहिए आपको। वैसे ये जो पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है ना, ये पेड श्रृंखला आपको पता होना चाहिए। आप इन्फ्यूजन नोट्स के एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पर 100 रुपये में ये श्रृंखला मिल रही है। हालांकि श्रृंखला के साथ वहाँ पर पीडीएफ के साथ बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, शॉर्ट नोट्स भी मिल रही है, अदर चीज़ें भी मिल रही है, लेकिन फिर भी उस श्रृंखला का पार्ट तो ये है ना। 100 रुपये देकर इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की संस्था से कि ये पॉलिटी की जो अपन 500 क्वेश्चन की श्रृंखला चला रहे हैं जिसके अंदर मैं कंप्लीट पॉलिटी कवर करवा रहा हूँ, उसको यूट्यूब पर भी दिया जाए, क्योंकि आप आगे आरएस का एग्जाम है। फिर भी अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो ये नैतिक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। पहला क्या है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी अधिकार, कार्यकारी शक्तियां जो है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल का हटाया जाना, अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है वो सही रूप से सुमेलित नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए? राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो आपको याद होने चाहिए, वहां से एक क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस के अंदर मैं आपको वो सारे अनुच्छेद करवाऊंगा। देखिए, राज्यपाल अनुच्छेद 153 से लेकर 161 के मध्य है, तो आपको अनुच्छेद 153 से 161 तक के अनुच्छेद पता होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 153 की। अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल के पद का विवरण किया गया है, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और इसके अंदर एक चीज ये भी लिखी हुई है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगर आपसे ये फैक्ट पूछ लिया जाए, ये कथन दे दिया जाए, क्या एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो ये कथन बिल्कुल सही होगा। तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है, तो यह तो सही सुमेलित है। ठीक है, यह सही सुमेलित है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यकारी शक्तियां जो होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, राज्यपाल इसे सीधे या अधिकारियों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो राज्यपाल की शक्तियां कहां पर होगी? कार्यकारी शक्तियां अनुच्छेद 154 के अंदर। यह भी सही सुमेलित है। अब आपने एक चीज, एक मेरा वर्ड पकड़ा होगा, मैंने ये बोला था अनुच्छेद 154 के अंदर राज्य की कार्यकारी शक्तियां होगी और कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग या तो खुद करेगा या जो अधीनस्थ अधिकारी है उनके माध्यम से करेगा। यहां पर अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, मंत्रिमंडल हो गया और मुख्यमंत्री हो गया, उनके द्वारा भी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करवा सकता है। तो राज्यपाल की शक्तियों का जो विश्लेषण है वो कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 154 के अंदर। अनुच्छेद 155 क्या बोलता है? राज्यपाल की नियुक्ति, कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो कहां पर है? अनुच्छेद 155 के अंदर है। ठीक है, राज्यपाल को हटाया जाना नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, इसलिए ये सही से सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों होगा उसका रीजन मैंने बता दिया है। जो अनुच्छेद 155 है वहां पर राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है यह भी आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 155 अपन ने पढ़ लिया, 53, 54 और 55 पढ़ लिया। अब चलते हैं अनुच्छेद 156 क्या कहता है। अनुच्छेद 156 में लिखा हुआ है राज्यपाल का कार्यकाल, कि भाई राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा?
कितने साल तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा, तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन उससे पहले अगर वो चाहता है तो अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को पद त्याग कर सकता है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, तो त्याग पत्र के माध्यम से राज्यपाल अपना पद छोड़ता है। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156 में है। अब इससे अगला अनुच्छेद लिखते हैं, अनुच्छेद 157। 157 के अंदर क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या योग्यताएं किसी व्यक्ति में होनी चाहिए। अच्छा सर, यह योग्यता होनी चाहिए कि वो किसी भी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये उसकी योग्यता नहीं है भाई, ये सेवा शर्तें हैं। पद के लिए सेवा शर्तें हैं। ये योग्यताएं केवल भारत के संविधान में राज्यपाल के लिए 2 ही योग्यताओं का प्रावधान है। कौन कौन सी? एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा क्या, कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 2 योग्यताएं कौन कौन सी है राज्यपाल को लेकर? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सेवा शर्तों में आएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 157 के अंदर क्या है? योग्यता। कितनी योग्यताएं हैं? 2 योग्यताएं हैं। क्या है? भारत का नागरिक और आयु 35 वर्ष। 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 157 के अंदर इसका मेंशन कर रखा है। उससे अगला अनुच्छेद है 158। 158 में क्या लिख रखा है वो देखते हैं। इसके अंदर सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल पद के लिए क्या क्या सेवा शर्तें होगी? तो राज्यपाल पद के लिए एक इंपॉर्टेंट सेवा शर्त है, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल को लाभ के किसी भी अन्य पद पर कार्य करने की अनुमति नहीं रहेगी। साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है। उसके अलावा दूसरी लाइन उसमें क्या लिखी हुई है? अनुच्छेद 158 के अंदर ही बता रहा हूं दूसरी लाइन, राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो कि राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। किस पर होंगे? राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। जो भी वेतन भत्ते होंगे राज्यपाल के, वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। इसका मतलब सर, आपने शुरुआत के अंदर एक लाइन बताई थी अनुच्छेद 153 के अंदर कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाएगा। बनाया जा सकता है। अगर बना दिया जाए तो फिर वेतन भत्ते कैसे मिलेंगे, कौन सा राज्य कितना परसेंटेज देगा, तो उसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति उसका निर्धारण करेगा कि कौन सा राज्य है वो उसको कितने प्रतिशत वेतन देगा। जैसे 100 रुपए उसका वेतन है मान लिया जाए। राजस्थान में अगर राज्यपाल के वेतन की बात की जाए तो 3,50,000 रुपए वेतन है। ठीक है, ध्यान रखना है, वो भी टैक्स फ्री है, कर मुक्त है। अब ये 3,50,000 रुपए राजस्थान के राज्यपाल को गुजरात का राज्यपाल भी बना दिया जाए तो इसमें से 1.5 लाख रुपए कौन देगा, 2 लाख रुपए कौन देगा, या कोई एक राज्य 50,000 देगा, दूसरा 3 लाख देगा। ये निर्धारण कौन करेगा? ये निर्धारण करेगा राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 158 के अंदर सेवा शर्तों के अंदर एक तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और एक उसके जो वेतन भत्ते होंगे वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। ये 2 चीजें लिखी गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 159 की। अनुच्छेद 159 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ का प्रावधान है। अब आपसे एक चीज मैं पूछता हूं, राज्यपाल किसकी शपथ लेता है? तो संविधान की रक्षा और उसके पालन की शपथ लेता है। क्या लेता है? संविधान की रक्षा और पालन की शपथ लेता है अनुच्छेद 159 के तहत। अच्छा, इसको शपथ दिलाता कौन है? जो राज्यपाल है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है भाई? आपसे ये पूछा जाए तो आप वहां क्या करके आओगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं दिलाता है, उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा उसका मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, और यह मुख्य न्यायाधीश किसी को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन सकता है। तो राज्यपाल के शपथ से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 159, जिसके अंदर ये प्रावधान दे रखा है कि जो राज्यपाल होगा वो संविधान के रक्षा की शपथ लेगा, और उसको शपथ कौन दिलाएगा? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो वो अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य को चुन सकता है। यह था भाई अनुच्छेद 159। अब इससे अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 में राज्यपाल के बारे में क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन विशेष स्थिति में। विशेष स्थिति कैसे? अगर राष्ट्रपति को कोई ऐसा काम है जो राज्यपाल से करवाना है तो वो उसके लिए निर्देश दे सकता है, या राज्यपाल कोई काम करवाना चाहता है किसी अधीनस्थ को तो वो उसके लिए निर्देश दे सकता है। तो राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन विशेष स्थितियों में राज्यपाल कार्य निर्वहन करवाने के लिए कुछ शक्तियां रखता है अनुच्छेद 160 के तहत। फिर इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 161। 161 के अंदर क्या है? राज्यपाल की समाधान और दंड राहत की शक्ति अनुच्छेद 161 के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को दंड दिया गया है तो राज्यपाल के पास कुछ सीमित शक्तियां होगी जिसके माध्यम से वो उस दंड में समा दे सकता है, उस दंड को समाप्त कर सकता है। दंड में कुछ राहत दे सकता है। राहत का मतलब क्या हुआ? अगर किसी को कठोर कारावास की सजा मिली है तो उस कठोर को हटाकर केवल कारावास की सजा दे सकता है। ठीक है, दंड को निलंबित करने की शक्ति भी है। निलंबित का मतलब क्या हुआ? कुछ समय के लिए दंड को टाला जा सकता है। जैसे किसी को अगर मान लो कि कल से सजा मिलनी है लेकिन वो 1 सप्ताह बाद में उसको सजा दे सकता है, दंड को निलंबन
दंड में राहत, दंड की समा की शक्ति है। अनुच्छेद 161 के अंदर राज्यपाल की समादान और दंड राहत की शक्तियां हैं। तो ये था भाई अनुच्छेद 153 से लेकर 161, जिसके अंदर राज्यपाल से संबंधित सारे प्रावधान थे। अब इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 500 क्वेश्चन की सीरीज का मतलब ये नहीं हुआ कि एज इट इज ये 4 जो अनुच्छेद है उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। 153 से लेकर 161 तक कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो मैंने यहाँ पर कवर करवा दिया है। इस क्लास की पीडीएफ के अंदर ये सारी चीजें बड़े ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने दे रखी है, उसको आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। जितनी भी चीजें मैं आपको बोल रहा हूं वो सारी मैं आपको लिख के भी दूंगा, ठीक है। तो आप नो टेंशन रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बड़े बड़े लग रहे हैं तो आपको क्लास थोड़ी बोरिंग लग रही होगी। सर क्या इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लाते हो, बोरिंग बोरिंग सा फील करवाते हो, और आप तो ये सारे आंसर बता के चले जाते हो। आपने अनुच्छेद 151 पूरा राज्यपाल पढ़ा दिया और कोई ऐसी कोई शेरो शायरी नहीं, बोर हो रहे हो आप। चलो आपके लिए एक शायरी याद करके आया हूँ आज मैं। वैसे मुझे शायरी आती नहीं है, लेकिन मैं आज आपके लिए याद करके आया हूँ। वो गलती आज भी हमारी बताती है, खुद को वो बेचारी बताती है। वो गलती आज भी हमारी बताती है, खुद को वो बेचारी बताती है। औरों के मांस खाने से भी नफरत थी जिसे, वो पूरा इंसान खाकर भी खुद को शाकाहारी बताती है। आया ना मजा? सालों पढ़ाई कर लो, पूरे लवलुआन हो गए होंगे अंदर से। क्वेश्चन क्या है वो देखो। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये जो कथन दे रखे हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कथन है, और उनमें से कौन सा कथन गलत है, सीधा सीधा क्वेश्चन में ये पूछा गया है। पहला कथन क्या है? राज्य विधानमंडल के सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यानी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके अंदर जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होंगे वो उसके अंदर भाग नहीं लेंगे, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। बिल्कुल उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से उनके पद से हटाया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और राज्य विधानमंडल के सदस्य उनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये भी राइट है। तो इनमें कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 4 गलत है। कैसे सर? अब सारी चीजें मैं समझाऊं। देखो, बात की जाए उपराष्ट्रपति के पद की, तो उपराष्ट्रपति जिस दिन अपने पद को ग्रहण करता है उसके बाद वो 5 वर्ष तक उस पद पर कार्यरत रहता है, ठीक है। वो किसी भी समय अपना त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति को त्याग पत्र देके पद से इस्तीफा दे सकता है, लेकिन उसके लिए कार्यकाल की कितनी निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष का कार्यकाल है उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। जैसे ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होगा उसके बाद क्या होगा? एक तो उनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। उनको हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। उनको पद से हटाने के लिए किसी भी औपचारिक महाभियोग की जरूरत नहीं है। अगर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है तो राज्यसभा के अंदर जो भी सदस्य हैं वो विशेष बहुमत से अगर किसी इस प्रस्ताव को पारित कर दें, उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर दें, और लोकसभा अगर उस पर सहमति दे दे तो उसे हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है, ये नहीं है भाई। महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान कैसा है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसमें? राज्यसभा के अंदर। ये ध्यान रखना, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा के अंदर विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को आप पारित कर दो। उसके बाद में अगर उसको लोकसभा की सहमति मिल जाती है तो उसको उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। एक चीज, उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो उसका प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ये चीज ध्यान रखना। केवल कहां पर? केवल राज्यसभा के अंदर यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा में आप उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव नहीं ला सकते हो, यह ध्यान रखना है, ठीक है। विशेष इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आप प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ला सकते हो, लोकसभा में नहीं ला सकते हो। क्या किसी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आप एक ही दिन में प्रस्ताव ले आओगे? नहीं। अगर आप उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला रहे हो तो 14 दिन पहले सूचना देनी होगी सदन के अंदर। 14 दिन पहले यह सूचित करना होगा कि हम उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं, ठीक है। वैसे अपना जो भारत का संविधान है उसके अंदर उपराष्ट्रपति को हटाने के लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन जनरल चीज यही है, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव के लिए आपको महाभियोग की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करना है। जनरल चीज है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दें, लोकसभा इस पर सहमति दे दे तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले चाहे तो भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति को। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? नीचे कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से कथन हैं जो कि भारतीय नागरिकों में जो मूल कर्तव्य है उनको लेकर सही है? पहला कथन क्या है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप मूल कर्तव्यों को फॉलो नहीं करते हो तो उसके लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है। वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। बिल्कुल विधिक कर्तव्यों के साथ ये परस्पर संबंधित नहीं है। तो इसमें ना तो एक सही है ना ही दो सही है। कैसे सर? अब हमें डिटेल में बताऊं। देखो मैं बताऊं क्या है। नागरिकों को उनके कर्तव्यों के लिए बाध्य करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो किसी व्यक्ति को मूल कर्तव्य पूरे नहीं करने पर फोर्स करें या उसको दंड दें। इसलिए ये कथन एक तो गलत हो गया। कथन दो क्या है? कानूनी कर्तव्य क्या होते हैं? कानूनी कर्तव्य वे होते हैं जिसको कानून के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, जिसको कानून के अनुसार किया जाना आवश्यक होता है उसको क्या बोलते हैं? कानूनी कर्तव्य बोलते हैं। और जो ये मूल कर्तव्य होते हैं वो कानूनी कर्तव्य नहीं होते हैं। इसलिए ये भी गलत हो गया। दोनों ऑप्शन गलत हो गए। मूल कर्तव्यों के बारे में मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था? मैंने आपको कल पढ़ाया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान के भाग 4(1) के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अंदर मौलिक कर्तव्य है। मूल रूप से इनकी संख्या 10 थी, लेकिन फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। फिर एक 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया जो कि शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, जिसके अंदर और एक चीज मैंने ये पढ़ाई थी इंपॉर्टेंट, जो मूल कर्तव्य है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। और एक मेन चीज और बता रहा हूँ, आज ध्यान रखना, मूल कर्तव्य गैर परिवर्तनीय होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्य गैर परिवर्तनीय होते हैं। ये मौलिक कर्तव्यों को लेकर सारी चीजें थी जिनको आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको थोड़ी क्लिष्ट लगी होगी, लेकिन आजकल एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से कवर करना होगा। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किस भाग से संबंधित है? जो भारत के संविधान में भाग बने हुए हैं उनमें से कौन सा भाग है जिसके अंदर अनुच्छेद 32 है? भाग 3 के अंदर है। किसमें? भाग 3 के अंदर है। संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, वो क्या करता है? व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। वो अधिकार उस नागरिक को कौन देता है? अनुच्छेद 32 देता है, जो कि भाग 3 के अंदर है। अच्छा, अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी भी अन्य न्यायालय को सौंप सकती है, बेशर्ते कि वो उसके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। दूसरी चीज, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, 5 रिट पढ़ाई थी, वो भी संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ही है। 5 प्रकार के न्यायिक आदेश दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने क्या बताया था? अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए तो न्यायालय उसको 24 घंटे में खुद के सामने पेश करने के लिए बोलता है। अधिकार पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा है तो उससे उसका अधिकार पूछा जा सकता है। परमादेश, किसी भी जो सार्वजनिक संस्था है उसको आदेश दे सकते हैं कि आप ये काम करो। उत्प्रेषण, अगर कोई, ये क्या है? उत्प्रेषण क्या है? अगर कोई उच्च न्यायालय है वो निम्नतम न्यायालय को किसी भी फैसले को सुनाने से पहले जो भी कार्य कर रही है उसको अपने पास बुला सकते हैं, किसी भी अपने केस को अपने पास बुला सकते हैं, उसको उत्प्रेषण बोलते हैं। एक मैंने रीट पढ़ाई थी प्रतिषेध। प्रतिषेध में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालय को किसी भी कार्य को करने से रोकती है। तो 5 प्रकार की जो न्यायिक आदेश मैंने आपको पढ़ाए थे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पुंछा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 32 के अंदर ही है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? तो ये किसी भी व्यक्ति को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, और ये संविधान के भाग 3 के अंदर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई, आपको लेवल कैसा लग रहा है इस क्लास का? एक बार मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको मैं जिस लेवल से पढ़ा रहा हूँ वो लेवल एक्चुअल के अंदर आजकल के कंपटीशन को देखते हुए स्टैंड करता है या नहीं करता। इससे अगर आपको अधिक लेवल में पढ़ना है वो भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर उसके अंदर उस बच्चे की बात सही हो जाएगी कि सर आपने 500 क्वेश्चन पढ़ाने में 500 क्लास पूरी लगा दी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। आपको पता है भारत के राष्ट्रपति को अगर अपने उसके पद से हटाना होता है तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। इसमें यह पूछा गया है जो ये राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया वो किस प्रकार की है? न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, ये कार्यकारी प्रक्रिया है। तो ये भाई अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अच्छा सर, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या है? कैसे भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है? देखो, इस प्रक्रिया के तहत संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक की शुरुआत होती है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? संसद के किसी भी सदन। इसका मतलब अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी उस प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसी क्लास में मैंने पढ़ाया था। ठीक है,
भारतीय संविधान के अंदर यह चीज लिखी गई है कि भाई आप राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग कब लाओगे, राष्ट्रपति के खिलाफ उसको पद से हटाने के लिए महाभियोग लाओगे, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति क्या कर दे कि आप महाभियोग की प्रक्रिया लेके आ रहे हो। एक ही स्थिति बताई गई है भारतीय संविधान में, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है, अदरवाइज किसी भी चीज में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, और आज तक का रिकॉर्ड है, भारत के किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को नहीं अपनाया है, भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने महाभियोग का सामना नहीं किया है। अच्छा सर, अर्धन्यायिक प्रक्रिया कैसे हुई फिर ये? देखो, अर्धन्यायिक प्रक्रिया के अंदर ये जरूरी नहीं है कि निकाय एक न्यायालय जैसा ही संगठन हो। अगर कोई निकाय अर्धन्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका संगठन न्यायालय के जैसा ही होना चाहिए। समझो, एक उदाहरण देके समझो, जैसे भारत का चुनाव आयोग क्या है, एक अर्धन्यायिक निकाय है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ के रूप में इसके मुख्य कार्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ के रूप में बिल्कुल भी इसके मुख्य कार्य नहीं है किसके, भारत के चुनाव आयोग के, लेकिन कैसा ये अर्धन्यायिक है। अब आप बोल दोगे सर ये अर्धन्यायिक निकाय कैसा हुआ, इसमें तो न्यायालय जैसा संगठन ही नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण वो क्या है, अर्धन्यायिक है, लेकिन उसमें न्यायालय जैसा संगठन नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग जिसको CIC बोलते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग है, वो भी एक अर्धन्यायिक निकाय है, लेकिन उसमें न्यायालय जैसा संगठन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के अंदर राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है, यानी भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 21A है वो क्या अधिकार देता है? तो वही वो देता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। इसका सब आर्टिकल ध्यान रखना, अनुच्छेद 21A लिखा है मैंने पूरा। ठीक है, अच्छा सर ये अनुच्छेद 21A संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है। भाग 3 के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद है? भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों को भाग 3 में रखा गया है, तो 21A भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। भाग 3 के अंदर है शिक्षा से संबंधित ये अधिकार है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, मूल अधिकार, मैं आपको कल से मूल कर्तव्य पढ़ा रहा हूँ, 51, 50 से कर रहा हूँ, वो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य और मूल अधिकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, मूल अधिकार किसके अंदर है? 12 से 35 भाग 3 के अंदर है। मूल अधिकारों की एक प्रकृति आप ध्यान रखना, मूल अधिकार सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कहीं पर भी उसका जन्म स्थान हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए मूल अधिकार समान रूप से हैं। यानी मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं मूल अधिकार। ठीक है, इसी के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंदर शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के अधिकार की बात की जाए तो भारत के संसद ने RTE, राइट टू एजुकेशन जिसको बोलते हैं, वो 4 अगस्त 2009 में पेश किया था। कब? RTE राइट टू एजुकेशन को संसद में पहली बार कब पेश किया गया था? 4 अगस्त 2009। आपको याद रखना है, मैंने केवल 2000 लिखा है तो आप इसको ध्यान रखना, 2009 को इसमें पेश किया गया था। ठीक है, उसके बाद में ये लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से RTE लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार जो है, वो 4 अगस्त 2009 को तो संसद में पेश किया गया था, और इसको पारित कब किया गया था, लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। इसको लागू करने के लिए संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया था, वो कल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर इसको लागू किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अंदर संशोधन किया गया था, और इसको एक मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया था। इसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि 6 से 14 वर्ष के आयु का किसी भी बच्चा है वो मुक्त रूप से अनिवार्य शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका मूल अधिकार हो गया है अनुच्छेद 21 के अंदर, भाग 3 के अंदर। और जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है, वो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। अच्छा सर, मौलिक अधिकारों के बारे में एक चीज हमसे बार बार पूछी जाती है कि जो 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से अनुच्छेद के मध्य आते हैं? मैं 6 के 6 मौलिक अधिकार आपको यहां पर कवर करवाऊंगा आज। एक एक को देखना और याद करने की कोशिश करना, बाकी PDF पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस से किस अनुच्छेद के मध्य है? 14 से 18 के मध्य है। यानी अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के मध्य पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। दो मैंने आपको बता दिए हैं, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 22 तक अपन ने कवर कर लिया है। एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, पहला पहला शब्द लिख रहा हूं, बाकी जो अपनी पीडीएफ आएगी ना उसके अंदर सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से लिखी आएगी। 23 और 24 जो अपने भारत के संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में चौथा जो अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। इसके बाद जो पांचवा अपना मौलिक अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो कि 29 से 30 तक है। और इसके बाद में लास्ट अंतिम बचता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंदर है। मैंने आपको क्या बताया, 14 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 से लेकर 30 तक है। और सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर है। आज मेरे कहने पर जैसे ही क्लास पूरी होती है संवैधानिक उपचार के अधिकार को अच्छे से पढ़ लेना, आगामी एग्जाम के अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भाई ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राजस्थान के अंदर तो ये कई बार पूछा गया, आरएस के अंदर भी पूछा गया है, आजकल तो अदर एग्जाम के अंदर भी पूछा जाने लगा है। मंत्रिपरिषद राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। यानी राज्य के अंदर विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं उसके कितने प्रतिशत एमएलए को आप मंत्री बना सकते हो। उस क्वेश्चन का मतलब ये है 15%। 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते हो, न्यूनतम 12। अच्छा, ये जो 15% है ना, ये मुख्यमंत्री सहित है, ये चीज आप ध्यान रखना। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मिनिमम संख्या में पूछा जाए तो 12 से अधिक नहीं हो सकती है। अच्छा, प्रत्येक राज्य के अंदर विधानसभा होती है, विधानमंडल होता है, ठीक है। उसके अंदर सर अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, ऐसे एमएलए की सीटें कितनी बना सकते हैं, तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य निर्धारित किए जा सकते हैं। ये 500 और 60 क्या है, अभी तो आप बता रहे थे 15 और 12। 15 और 12 तो है भाई, मंत्री कितने बन सकते हैं, जितनी सीटें हैं उतनी। उसमें से जैसे मान लो 200 सीट है, राजस्थान के अंदर 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। 15% के हिसाब से 29 मंत्री होंगे और एक मुख्यमंत्री होगा। मिनिमम 12 तो आपको बनाने ही बनाने होंगे। ये एक मंत्री परिषद का, किसका, मंत्री परिषद का। ये एक चीज ध्यान रखना, हाँ कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाई मंत्रिमंडल, यहाँ पर मंत्री परिषद की जगह मंत्रिमंडल दे दिया जाता है। मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद की बात की जा रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। 15% मंत्री परिषद की बात की जा रही है। विधानसभा की सीटें 500 या 60 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधानसभा या अपन विधान परिषद इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अधिकतम 500, न्यूनतम 60। जैसे अभी राजस्थान में कितनी है, 200 है। ये कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या सर 60 से कम भी कहीं पर भी है, बिल्कुल अपवाद स्वरूप है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, गोवा, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर 30 ही है। इसके अलावा मिजोरम और नागालैंड के अंदर, मिजोरम में 40 है, नागालैंड में 46 है, तो कम हो सकती है, ज्यादा नहीं, और ये अपवाद माना जाता है इनको, ठीक है। इसके अलावा भारत के अंदर टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधायिका है, 2 सदन है। कौन कौन से, वो 6 राज्य इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शॉर्ट ट्रिक तो है उसकी, कुंबाटी मैं बता देता हूं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, 6 ऐसे राज्य है जहां पर द्विसदनात्मक विधायिका है, ठीक है। वहां पर विधान सभा और विधान मंडल दोनों हैं। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था, एक फैक्चुअल डाटा है। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था। उसके बाद में पहले आम चुनाव होते हैं और उसके बाद में लोकसभा का गठन होता है। और पहली जो लोकसभा थी उसका पहला सत्र कब हुआ था, 13 मई 1952 को। एक चीज आपको पता होना चाहिए, लोकसभा निम्नतम सदन है जबकि राज्यसभा उच्चतम सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए पहले आम चुनावों के बाद में 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था और 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। क्या बोल रहा हूं मैं, पहले सत्र की बात की जा रही है। गठन कब हुआ पहली लोकसभा, आपसे सब पूछ ले तो 17 अप्रैल 1952 करना है, लेकिन पहले सत्र की बात की जा रही है, वो 13 मई 1952
52 को हुआ था। चुनाव कब हुए थे? 25 अक्टूबर से लेकर 21 फरवरी के मध्य चुनाव हुए थे 1951-52 के अंदर, और इसका 17 अप्रैल को इसका गठन हुआ और 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी लोकसभा की। लोकसभा कैसा सदन है? लोकसभा अस्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा निम्नतम सदन है, राज्यसभा उच्चतम सदन है। एक चीज ध्यान रखना है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। कितना? 5 साल लोकसभा का कार्यकाल होता है। क्या हुआ? इतने से क्वेश्चन पढ़ने से बोरिंग से फील करने लग गए क्या? ऐसे क्या बोर हो रहे हो यार? देखो, अगर आपको सच में ये श्रृंखला अच्छी लग रही है ना, आपको लग रहा है सर एकदम लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हो, थोड़े डेप्थ में करवा रहे हो, तो फिर बताओ इसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया जाए। उसके लिए फैकल्टीज वगैरह तो देखनी पड़ेगी ना कि भाई इसके बाद में हाँ सर हमारे लिए ये सब्जेक्ट शुरू कर दिया जाए। स्टेट पॉलिटी में कोशिश करूंगा राजस्थान की तो अलग से पढ़ाई जाए, उसके लिए एक अलग से एमसीक्यू सीरीज शुरू की जाए। साइंस भी मैं जल्दी शुरू कर दूंगा। बाकी करंट अफेयर की क्लास आप में से कौन कौन लेता है मुझे एक बार जरूर बताना। अपनी डेली की करंट अफेयर की क्लास होती है मेरी, एक तो इंडिया करंट अफेयर की, एक राजस्थान करंट अफेयर की। डेली की डेली 20 मिनट की क्लास होती है और उसकी मैं पीडीएफ देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। वो पीडीएफ और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में अब जो आरएस का एग्जाम हो रहा है उससे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले 7 से 8 महीने के करंट अफेयर को एक क्लास में कवर करवा दिया जाए। उसी प्रकार इंडिया के करंट अफेयर की एक मैराथन क्लास ले ली जाए, और एक इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए बना दिए हैं भाई। इकोनॉमिक सर्वे के जो 11 चैप्टर हैं राजस्थान के, 11 की 11 चैप्टरों के लिए मैंने 11 क्लास तैयार करूंगा मैं आपको। और हो सकता है अगर टाइम नहीं मिला, भाई इतना टाइम तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये पॉलिटी की क्लास के बाद टाइम कितना ही बचेगा, उन 11 चैप्टरों को मैं एक दिन में ही संडे को मैराथन क्लास लगा के 2 से 3 घंटे की क्लास दूंगा। 11 चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे के। इकोनॉमिक सर्वे आरएस के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर और ये अपनी पॉलिटी की क्लास। इसके अलावा रीजनिंग मैथ अच्छे से कवर कर लेना, प्री होने से कोई रोक नहीं सकता आपका, ठीक है। क्योंकि देखो अब डेली डेली क्या है कि करंट अफेयर की क्लास लेते हैं ना, तो डाटा बहुत सारे इकट्ठे हो गए, उसमें से मुझे कुछ डाटा को हटाना पड़ेगा। सारे एग्जाम टाइम आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वही चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आ रही है, क्योंकि आपको ही पता है करंट अफेयर का कोई सर पैर तो होता नहीं है। चलिए अब आएंगे कुछ थोड़े राष्ट्रपति को लेकर बड़े बड़े क्वेश्चन जिसको आपको सोल्व करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आरएस में पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? नीचे कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अर्धन्यायिक है। बिल्कुल, मैंने आपको पढ़ाई थी। राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कैसी है? अर्धन्यायिक है। संसद के दोनों सदनों में नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया है वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है वो महाभियोग में भाग ले सकते हैं, बिल्कुल महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति पर जिस सदन के द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया गया है उन आरोपों पर सदन के 2/3 नहीं भाई 1/4 आएगा यहाँ पर, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस लिखित रूप से देना चाहिए। बिल्कुल 14 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 2/3 नहीं है, वो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। केवल ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही है। अब देखो कथन भी कैसे गलत है। राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के दोनों सदनों से नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? नामांकित सदस्य भाग लेते हैं, चाहे उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर अपने मत का प्रयोग किया है या नहीं किया है, लेकिन वो संसद के दोनों सदन के जो नामांकित सदस्य होंगे वो इसके अंदर भाग लेंगे महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 कैसे गलत हुआ? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ये क्या हुआ? राष्ट्रपति पर जिस दिन सदन में आरोप लगाया गया है कि उस आरोप पर यही एक आरोप होगा कि उसने संविधान का उल्लंघन किया है और अब हम आप पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाएंगे, तो एक तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा और 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे सदन के। कितने? 1/4। तो यहाँ पर 2/3 सदस्य नहीं 1/4 आएगा, इसलिए ये गलत हुआ। और ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब चलते हैं भाई आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के हिसाब से नीचे जो कथन लिखे हैं उन पर आपको क्या करना है? विचार करना है। देखिए क्या क्या कथन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कथन 2 पढ़ो। मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंतर पद धारण करता है, ठीक है। तीसरा पढ़ो। संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इनमें से कौन कौन से कथन सही है?
अब अपन एक एक कथन को देखते हैं। देखिए पहले एक एक अनुच्छेद को देखो, उसके बाद ये कथन देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 75(1) क्या कहता है भाई? संविधान के अनुच्छेद 75(1) में ये उपबंध किया गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही बात है, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नहीं भाई, प्रधानमंत्री नियुक्ति नहीं करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। इस डाटा को अपने दिमाग में बिठाना है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75 और उसका एक सब आर्टिकल है 1, ये उपबंध करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा और जो अन्य मंत्री रहेंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? वो भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। चलिए इसके आगे एक अनुच्छेद 75(2) है। अच्छा सर, वैसे तो ये अनुच्छेद 75 ही है, लेकिन उसका सब आर्टिकल 2 है। उसके अंदर क्या उपबंध किया गया है? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ना कि प्रधानमंत्री। ये चीज ध्यान रखना है। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? यहाँ पर राष्ट्रपति आएगा, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा क्या है? संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। अनुच्छेद 75(4) में ये चीज लिखी हुई है। कहां? अनुच्छेद 75(4) में। लेकिन अनुसूचित 3 में ये उपबंध किया गया है। किसमें? अनुसूचित 3 में, दूसरी नहीं भाई, यहां पर तीसरी अनुसूची के अंदर ये उपबंध किया गया है कि मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, और ये चीज लिखी गई है अनुच्छेद 75(4) के अंदर। इसलिए ये कथन भी गलत है। इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे ही गलत है भाई ये। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अनुच्छेद पढ़ाया मैंने 75(1), 75(2) और 75(4). अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बड़े बड़े वाले क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति को लेकर इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं। और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना, कई सारे बच्चे क्या है जो ए पर ये क्लास देख रहे हैं, वो हरियाणा पीसीएस वाले बच्चे हैं। हरियाणा पीसीएस में आप एक चीज देखोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं। एक चीज बताऊं, अपनी इस क्लास से कहाँ कहाँ के बच्चे जुड़े हुए हैं? हरियाणा के जो अपना ये बैच जा रहा है एप्लीकेशन पर, हरियाणा पीसीएस के बच्चे हैं, बिहार पीसीएस के बच्चे हैं, एमपी पीसीएस के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, एसएससी वाले बच्चे तो हैं ही। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो भी आरएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग आप हमें देख रहे हो। तो देखिए पीसीएस लेवल में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो अदर एग्जाम होते हैं उसके अंदर मैं ये जो फैक्ट बता रहा हूँ ना, ये जो 4 लाइन पढ़ रहा हूँ ना, ये लाइन आप याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। नीचे कथन दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत नीचे जो कथन लिखे हैं वो है, उनमें से इन कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कथन सही है वो बताने हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, बिल्कुल ठीक बात है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, बिल्कुल लौटा सकता है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तीनों ही कथन सही है भाई, 1 और 2 3 तीनों कथन सही है। अब इसके अंदर अपन सारी चीजें थोड़ी डिटेल में जानते हैं, जैसे अपना रोज का काम है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74(1), इसके अंदर ये उपबंध किया गया है, राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यह चीज लिखी गई है अनुच्छेद 74 के 1 के अंदर, सब आर्टिकल 1 के अंदर। ठीक है। संविधान में एक 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 के अंदर। उसके अंदर ये उपबंध किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी एक बार के लिए कोई मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस सलाह को यह कहकर वापस लौटा देगा कि आप इस पर पुनः विचार करो। जब मंत्रिपरिषद ने उसको पुनः विचार कर लिया और पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति को फिर उसी हिसाब से कार्य करना होगा। ये मूल संविधान के अंदर ऐसा नहीं था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इसको जोड़ दिया गया। उसके बाद तीसरा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74(2). ठीक है, इसका सब क्लोज 2 है। वो क्या कहता है? मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच योग्य नहीं होगी। यानी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह देता है उसकी जांच न्यायालय नहीं कर सकता है, कैसी भी सलाह हो। न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है राष्ट्रपति को, हम उसकी जांच करेंगे। मंत्रिपरिषद ने ये सलाह किसकी मानी है, किसकी नहीं मानी है, उसकी जांच न्यायालय नहीं कर सकता है। इसका उपबंध अनुच्छेद 74(2) के अंदर किया गया है। इसलिए ये तीनों कथन सही है, और ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आज का अपना क्या है, देखो भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नीचे जो कथन दे रखे हैं उस पर अपन को विचार करने हैं। चलिए करते हैं।
विचार करके अपन को निकालना क्या है, उपयुक्त में से किस किस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऊपर जो कथन दे रखे हैं उनमें से किन किन की नियुक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति करता है। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक बात है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, अब आप मुझे बताओ भाई उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। शानदार सवाल है आपके लिए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। आपका लेवल पता लग जाएगा, आप किस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और जो बच्चा इसको सही कर देगा ना, उसने पॉलिटी में बहुत अच्छा कर रखा है और उसके सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी पॉलिटी के दम पर। अब मुझे आप ये बताओ उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कोई नियुक्ति नहीं करता है, उनका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है, इसलिए इनको नियुक्त नहीं निर्वाचित किया जाता है। क्या किया जाता है, इनको निर्वाचित किया जाता है। अच्छा सर, फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपने कैसे बताई, प्रधानमंत्री को आप कैसे बोल रहे हो नियुक्त करते हैं। बिल्कुल, मैं अब भी बोल रहा हूं प्रधानमंत्री को तो नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होते हैं क्या, होते हैं ना सर, लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो क्या वो प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ता है, नहीं। प्रधानमंत्री हमेशा एक एमपी के लिए चुनाव लड़ता है। वो लोकसभा या राज्यसभा या यूं कहूं संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए चुनाव लड़ता है, ना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ता है। मोदी जी अभी प्रधानमंत्री है तो उन्होंने क्या प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ा है, नहीं, उन्होंने संसद में सदस्य बनने के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ा है। इसलिए उनका क्या होता है, नियुक्ति होती है उनकी। इनका क्या हुआ है, इनका निर्वाचन हुआ है। फिर प्रधानमंत्री पद के लिए उनको नियुक्त किया जाता है कि भाई इतने एमएलए इतने एमपी जीत के आए हैं, इनमें से किसी एक एमपी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो उनमें से फिर चुनाव नहीं होगा, फिर उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इसी प्रकार राज्य के अंदर है, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसको नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो एमएलए के रूप में निर्वाचित होता है। निर्वाचित वो एमएलए के रूप में होगा और मुख्यमंत्री के रूप में उसको नियुक्त किया जाएगा। सेम कंसेप्ट है ये। इसलिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है तो इसकी तो राष्ट्रपति करेगा ही नहीं। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। 1, 3, 4, 5 की नियुक्ति करता है। 1, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन की थोड़ी चीरा फाड़ी और करते हैं अपन। मेरी तो आदत है किसी भी चीज़ की गहराई तक जाने में। जब मैंने खुद ने पॉलिटी पढ़ी थी तो बेर एक्ट को मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया। अभी भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहें। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो मुख्यतः किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 75(1) में लिखा है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, जिसको सीएजी बोलते हैं, अनुच्छेद 148(1) के तहत। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148(1) के तहत की जाती है भाई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 2 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 2। महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 76(1) के तहत करता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया है राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं ना, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 316(1) के तहत। तो ये मुख्यतः राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां हैं जिनको आपको याद रखना है। एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करते रहिए विचार, जब तक मैं नहीं थकता हूं तब तक आप भी मत थकना। संघ के मंत्री, भारत का महान्यायवादी और राज्यपाल, उपयुक्त में से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक पद धारण करेंगे। यानी जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक पद पर रहेंगे। इन तीनों में से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(2) में उपबंध किया गया है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक पद धारण करेंगे। मंत्री, संघ के जो मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(2) में यह चीज लिखी गई है। अनुच्छेद 76(4) में क्या लिखा हुआ है, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक पद पर रहेगा। अनुच्छेद 76(4) में यह चीज लिखी गई है, यह भी रहेगा। राज्यपाल, अनुच्छेद 156 उसका सब क्लॉज 1, उसके अंदर ये लिखा गया है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक पद धारण करेगा। और कितना डीप में पढ़ाऊं, ठीक है। तो ये तीनों ही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक पद धारण करेंगे। 1, 2 और 3 तीनों इसके अंदर सही है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को लेकर नीचे जो चीज लिख रखी है उस पर थोड़ा विचार विमर्श करना है।
राष्ट्रपति संसद का संगठक भाग होता है, बिल्कुल भारत का राष्ट्रपति संसद का एक भाग है, ये सही है। भारत के सभी शासन संबंधी कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं, बिल्कुल भारत के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और राष्ट्रीय का जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा और समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये दोनों ही क्या है, सही है। कौन कौन से कथन सही है, एक और दो, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है भाई। अगली स्लाइड, यदि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पदावधि 5 वर्ष पूरी कर ली है तब क्या होगा, क्या होगा सर, पद से हट जाएगा? ऐसे ही पद से नहीं हटेगा, इस क्वेश्चन के डीप में जाओ। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, अगर मान लिया जाए आप भारत के राष्ट्रपति हो, आपका कार्यकाल पूरा हो गया है, तो अब आगे क्या होगा? वे किसी भी दशा में अपने पद पर नहीं रहेगा। क्या 5 वर्ष पूरे होते ही वो ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि उसको उसी टाइम, जैसे 11 बजे 5 वर्ष पूरे हो गए तो 11 बजे उस पद से हटना होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक अगला उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, जब तक पुराना वाला ही राष्ट्रपति रहेगा। पदावधि पूरी करने के तुरंत बाद नया चुनाव करा लेना चाहिए, ऐसा कोई उपबंध नहीं है। पदावधि पूरी करने के नहीं, जब राष्ट्रपति का पद चल रहा है, अब लग रहा है कि 5, 7, 10 दिन बाद में इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो उससे पहले ही आप चुनाव करवाओ। राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, ये बिल्कुल सही कथन है इसको लेकर। संविधान के अनुच्छेद 56(1) उसका सब क्लोज घ के अंदर ये उपबंध किया गया है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। और वही अनुच्छेद 62(1) के अंदर भी एक चीज लिखी गई है इस चीज को लेकर, मैंने कल बेर एक्ट पढ़ा, उसमें लिखी थी। अनुच्छेद 62(1) में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की पदावधि से पहले ही नया चुनाव हो जाना चाहिए। वहां पर यह शब्द स्पष्ट रूप से लिखा था, पदावधि लिख के उसके आगे पूर्ण शब्द लिखा था कि पदावधि पूर्ण होने से पहले क्या कर लेना है, नया चुनाव कर लेना है। अनुच्छेद 62(1) के अंदर यह चीज लिखी गई थी। ये थे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी के अपन 500+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसके अंदर ये अपनी तीसरी क्लास थी। कल से मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, कल से इस क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे। कल से ये क्लास पूरी 1 घंटे की होगी और उसमें अपन अच्छे से कवर करेंगे। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, ये 500 क्वेश्चन ईमानदारी के साथ कवर करने हैं। फिर कोई सा भी पेपर लेके बैठ जाना, अगर फिर भी पॉलिटी में क्वेश्चन ना हो तो मुझे बता देना, सर इस लेवल से पढ़ेंगे तो होगी ही ना। तो बस लेवल यही रखना है, ये लेवल अगर आप रखोगे तो सबके लेवल निकलेंगे, ठीक है। वो एक है ना MLM वाला लेवल, सबके निकलेंगे। तो आप इस लेवल से पढ़ते जाओ, फिर सबके लेवल निकलेंगे। इस क्लास की PDF आप ले लेना। PDF कैसे क्या लेनी है, एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना PDF। अगर वहाँ पर अगर चार्जेबल दिखाए तो मैं अभी बात करूंगा क्या चल रहा है उसके अंदर PDF को लेकर। वहाँ पर देखिए, अगर आप वो सिलेक्शन कॉर्नर नाम से एक इन्फ्यूजन नोट्स एप्लीकेशन पर उसको ज्वाइन कर लेना, आप बड़ा ही काम की चीज़ है। उसके अंदर सभी सब्जेक्ट के, जैसे ये MCQs हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स एग्जाम टाइम में पढ़ने के लिए काम आते हैं आपके लिए, तो आप 100 रुपये में उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।